चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। हम अपने अतीत और भविष्य को लेकर लगातार उत्साही रहते हैं। हम कहां से आए हैं और आगे हमारा जीवन कहां और क्या होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुलझाने में लगातार वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इतिहास में आज के दिन इन सवालों के जवाब के लिए एक नई शुरुआत हुई। ऐसी शुरुआत जिसमें पृथ्वी के बाहर जीवन तलाशने के लिए काम हो रहा है और जिससे अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठा है। ये एक संस्था की शुरुआत थी जिसे हम आज काफी उम्मीदों से देखते हैं। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। मैं हूं बबीता जैन। 1 अक्टूबर 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की आधिकारिक शुरुआत हुई। इस शुरुआत के बाद वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बहुत सी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स प्राप्त की। I'm sure you realize that events have been moving so swiftly here in Washington. We have one of the most challenging assignments that has ever been given to modern man. We will be preparing for the day when manned flight goes into space. नासा का पहला बड़ा प्रोजेक्ट मर्क्यूरी था, जिसमें ये जानने का प्रयास किया गया था कि क्या मानव स्पेस में सरवाइव कर सकता है। ये प्रोजेक्ट सफल रहा और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद प्रोजेक्ट जेमिनी में नासा ने 2 एरोनॉट्स के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बनाया। इस तरह नासा के अंतरिक्ष को लेके प्रयास जारी रहे और प्रोजेक्ट अपोलो जैसी सफलता उसने हासिल की। आपको याद होगा 1969 में हुए अपोलो 11 मिशन में मानव चांद पर जा पहुंचा था। 2, 1. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस सफलता ने नासा को बहुत उत्साहित किया और वो बड़े तौर पर गहन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में लग गया। नासा ने बहुत से स्पेसक्राफ्ट्स तैयार किए जो स्पेस से सूचना देने में मददगार साबित हुए। सैटेलाइट्स के फील्ड में भी नासा ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने स्पेस से सूचनाएं देने के लिए एको, टेलस्टार और साइनकॉम सैटेलाइट्स का निर्माण किया। भूविज्ञान के क्षेत्र में भी नासा ने कई अहम बातों से हमारा परिचय कराया। अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम स्पेसक्राफ्ट से बहुत सी विज्ञान से जुड़ी जानकारी हमारे सामने आई, जिससे वैज्ञानिक पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। नासा के लगातार प्रयासों ने स्पेस में नई सफलता हासिल की है। साथ ही इसकी वजह से पृथ्वी के रखरखाव में भी मदद मिल रही है। नासा को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले हमने लता ताई का जन्मदिन मनाया था और आज है जन्मदिन हिंदी संगीत के एक महान संगीतकार का। उन्हें बॉलीवुड के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स में से गिना जाता है। वो बहुत ही वर्सटाइल यानी बहुमुखी कंपोजर थे। उनकी धुनों में लोक संगीत झलकता है। गजब की धुनों के साथ वो गायक से उनका बेस्ट काम करवाते थे। उनके बनाए गीत गा के उस समय नए गायक बाद में बड़े बड़े मुकाम पे पहुँचे। इन गायकों में किशोर, रफी और आशा जी शामिल हैं। आज हम जिस संगीतकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है सचिन देव बर्मन। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सचिन दा का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला, ब्रिटिश इंडिया में हुआ।
ये जगह अब बांग्लादेश में है। वो शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता माणिक्य देव बर्मन त्रिपुरा के राजा के बेटे थे और माँ निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। विक्टोरिया कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद सचिन दा एमए करने के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी आ गए और यहीं से उनके जीवन में संगीत का प्रभाव भी बढ़ गया। उनके पिताजी को लोक संगीत में खासी रुचि थी। सचिन दा भी जब बड़े हुए तो उनकी रुचि भी लोक संगीत में बनी। उन्होंने म्यूजिशियन केसी डे की देखरेख में 1925 से 1930 तक संगीत सीखा। इसके बाद उनके गुरु बने भीष्मदेव चट्टोपाध्याय, सारंगी प्लेयर काहिफा बादल खान और उस्ताद अलाउद्दीन खान। शुरुआत में सचिन दा ने रेडियो सिंगर के तौर पर कोलकाता रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया। यहाँ उनका ज्यादातर काम संगीत को आधार बना के रचा गया था। इसी दौरान संगीत और क्लासिकल म्यूजिक से प्रभावित कई धुनें तैयार की। वो रविंद्र संगीत और नजरुल गीति से प्रभावित भी हुए। 1932 में उनका पहला रिकॉर्ड रिलीज हुआ। इसमें एक तरफ सेमी क्लासिकल गाना था और दूसरी ओर लोक संगीत था। 1930 के दशक के अंत तक सचिन दा को गाने के लिए बहुत से संगीत समारोह में बुलाया जाने लगा। ऐसे ही एक समारोह में वो रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की म्यूजिक स्टूडेंट मीरा दास गुप्ता से मिले, जिनसे अगले साल सचिन दा ने शादी कर ली। 1939 में सचिन दा के बेटे राहुल देव ने जन्म लिया। फिल्मिस्तान स्टूडियो के सासाधर मुखर्जी के कहने पर वो 1944 में मुंबई आ गए। मुखर्जी ने उन्हें शिकारी के गाने कंपोज करने के लिए कहा। फिल्म में अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। शुरुआती फिल्मों में सचिन दा को मुंबई में कामयाबी नहीं मिली। 1947 में आई फिल्म दो भाई सचिन दा के लिए थोड़ी सफलता लेकर आई। फिल्म के इस हिट गाने से ही उस समय गीता दत्त के करियर को नई ऊंचाइयां मिली। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली मुस्काए हैं, बदरिया छाए हैं, क्यों कली कली मुस्काए हैं, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। इस छुटपुट कामयाबी से तंग आए सचिन दा ने मुंबई छोड़ने का मन बनाया, लेकिन अशोक कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म मशाल में संगीत देने का वादा देकर रोक लिया। फिल्म और उनका संगीत कामयाब रहा और सचिन दा मुंबई में ही रुक गए। अगले दशक में उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी का संगीत दिया, जिसके लिए उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला। इस फिल्म के गानों से ही किशोर दा का गायक के तौर पर करियर चल निकला। उन्नीस 1950 में सचिन दा देवानंद के नवकेतन प्रोडक्शन से भी जुड़ गए। ये जोड़ी खूब जमी और देव साहब के लिए बहुत हिट गाने सचिन दा ने रचे, जैसे टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, काला पानी और पेइंग गेस्ट के गाने बहुत ही फेमस हुए। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाऊं, देखी सबकी यादें मेरा दिल जलाना। 50 का दशक सचिन दा के सुनहरे दौर की शुरुआत भर था। इस दौर से ही उनकी वर्सटिलिटी साफ देखने को मिली। इस दशक में जहां उन्होंने एक ओर दादा मुनि और नवकेतन की ड्रामा फिल्म्स की, वहीं गुरुदत्त साहब की संजीदा फिल्मों में भी काम करके उन्होंने वाहवाही लूटी। चाहे वो 1957 में आई प्यासा हो या कागज के फूल, दोनों में सचिन दा का बेहतरीन काम देखने को मिला।
हम आपकी आंखों में और जाने क्या तूने कही में, जहां वो प्रेम की आशा को अपने संगीत से नया रूप देते हैं। और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है में दुनिया से तंग आ चुके लेखक की निराशा को अपनी धुन से बहुत गहरा कर जाते हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सचिन दा के म्यूजिक से रफी साहब और आशा जी का करियर भी बढ़ा। लता जी के साथ सचिन दा की इस दौर में हुई अनबन को सभी जानते हैं। इसकी वजह से उन दोनों ने काफी समय साथ में काम नहीं किया। ऐसे में सचिन दा ने आशा जी से गाने गवाए जो बहुत ही मशहूर हुए। 60 के दशक में सचिन दा ने ज्यादातर बड़ी फिल्में की जिनका म्यूजिक लोगों की खास पसंद बना। इनमें बंदनी, गाइड, ज्वेल थीफ और आराधना जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उन्होंने बिमल रॉय की फिल्म बंदनी में पहली बार बॉलीवुड फिल्म में गाया भी। 1969 में आई फिल्म आराधना के गाने सुपरहिट रहे। सफल होगी तेरी आराधना नाम के गाने के लिए सचिन दा को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और आराधना से ही बॉलीवुड को उसका पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना के रूप में मिला। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। 1970 के दशक में भी सचिन दा अपना जादू बिखेर गए। तेरे मेरे सपने, शर्मीली, अभिमान, प्रेम नगर, चुपके चुपके और मिली उनकी जादूगरी के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सचिन दा का ही कमाल था कि फिल्म जिंदगी जिंदगी को बेस्ट म्यूजिक के लिए नेशनल अवार्ड मिला। मिली की रिकॉर्डिंग के दौरान ही सचिन दा कोमा में चले गए और 31 अक्टूबर 1975 को उनकी डेथ हो गई। सचिन दा का म्यूजिक फोक से बना हुआ है जिसमें अलग ही शालीनता झलकती है और ये शालीनता उनके संगीत में स्थायी रही। तभी तो बदलती तकनीक और नए संगीतकारों की भीड़ में भी उनके संगीत की जादूगरी हमारे बीच है। पंचम दा उनसे जिंदगी भर सीखते रहे। सचिन दा भी पंचम की कामयाबी देख के बहुत खुश थे। उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि जाने कौन ज्यादा लकी था, पिता या पुत्र। किशोर दा को सचिन दा अपना दूसरा बेटा मानते थे और इसी का नतीजा रहा कि उनके गाने जब किशोर दा ने गाए तो वो गाने बहुत बड़े बन गए। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, तभी मुस्कुरा कर दबे पाओ आकर दुख मुझे छूले, न कर मुझसे गम मेरे दिल लगी ये दिल लगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है।
बॉलीवुड गोल्डन एरा के गानों की खूबी यही है कि इनमें दिल छू जाने वाली धुनों के साथ बहुत अच्छे शब्द भी सुनने को मिलते हैं। आज ऐसे गीतकार का भी जन्मदिन है जिनकी कलम से निकला हर शब्द पॉपुलर हुआ। उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी लेखनी को भी ढाला और उसमें बड़े खूबसूरत बदलाव किए। उन्होंने सचिन दा के आसपास ही अपने करियर की शुरुआत की और आगे करीब 6 दशकों तक काम किया। उनकी कलम की रेंज कमाल की थी। मैं बात कर रही हूँ मजरूह सुल्तानपुरी की। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मजरूह साहब ने अपने करियर में सचिन दा, नौशाद, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, जतिन ललित, ए.आर. रहमान के साथ साथ और भी बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। गानों के अलावा मजरूह साहब अपनी गजलों के लिए भी बहुत लोकप्रिय हुए। मजरूह जी का जन्म आज ही के दिन 1919 में निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ। उनका बचपन का नाम असरार उल हसन खान था। इसके बाद वो तकमील उत्तिब कॉलेज लखनऊ गए। यहाँ उन्होंने हाकिम बनने के लिए पढ़ाई शुरू की। इसी बीच सुल्तानपुर में हुए एक मुशायरे में मजरूह साहब ने एक गजल पढ़ी जिसे खासा पसंद किया गया। इस लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने हाकिम बनने का ख्याल दिल से निकाल लिया और लिखने को लेकर गंभीर हो गए। मजरूह साहब अब नियमित रूप से मुशायरों में जाते और गजल पढ़ते। अदब की दुनिया में वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द बन गए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये मजरूह साहब का ही शेर है। वो वाम रुख वाले थे और वो सामाजिक संदर्भों पर लिखा भी करते थे। 1945 में वो एक मुशायरे के सिलसिले में मुंबई आए। यहाँ फिल्म प्रोड्यूसर ए.आर. करदार ने उनको सुना और उन्हें गाने लिखने का ऑफर दिया। लेकिन शुरू में मजरूह साहब इस काम के लिए नहीं माने, पर बाद में जिगर साहब के समझाने पर वो मान गए। नए संगीतकार नौशाद के साथ उनकी जोड़ी बनी और फिल्म शाहजहां मजरूह साहब ने साइन की। इस समय जब मजरूह साहब खुद को लिरिसिस्ट के तौर पर एस्टेब्लिश कर रहे थे, तभी वो मुसीबत में आ गए। ऐसे वक्त में उनका परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन मजरूह साहब बड़े आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। ऐसे में राज कपूर साहब उनके पास आए और उनसे गाना लिखवाया और गाने के बदले 1000 रुपए दिए। इस समय राज कपूर जी का मकसद केवल मजरूह साहब की मदद करना था, इसीलिए उन्होंने ये गाना बहुत सालों बाद फिल्म धर्म करम में इस्तेमाल किया। जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए थे 1947 में, पार्टीशन के बाद, तो आग फिल्म बन रही थी राज कपूर की। उसमें एक गाना मुझसे उन्होंने लिया, मैंने गाना गिफ्ट के तौर पर दे दिया। पैसा देना चाहा, मैंने नहीं लिया। और उस जमाने में एवरेज पेमेंट उस जमाने में एक गाने की 250 रुपए होती थी और 250 रुपए उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह होती थी। जब मेरा वारंट हुआ और कुछ दिनों तक तो मैं ऐसे ही फिरता रहा, वारंट होने के बाद पकड़ा तो फौरन नहीं गया, महीने 2 महीने बाद पकड़ा गया। तो राज कपूर को जो मालूम हुआ, तो राज कपूर ने कुछ अजीब तरह से जस्टर दिया था। उन्होंने मजरूह साहब मुझे एक गाना चाहिए, एक आपने आग में लिखा था, एक और लिख दीजिए आप, कि ये तूने ये दुनिया क्यों बनाई। तो मैंने वो मुखड़ा जो है, जो तीसरी कसम में आपने सुना होगा कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये मैंने लिख के उनको दिया था। तो अंतरे कुछ मुख्तलिफ थे, तो उन्होंने 1000 रुपीज मुझको पे किया था उस जमाने में, जस्ट टू हेल्प मी, कि कल को अगर ये आदमी पकड़ा जाए तो कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे, उसका चलता रहे।
ये बहुत ही टचिंग बात थी और बड़ा अजीब जस्टर उन्होंने मेरे साथ किया था। मजरूह साहब का मुंबई में शुरुआती संघर्ष बहुत बड़ा था, लेकिन 1950 से उनके करियर ने जो उड़ान भरी वो फिर नहीं रुकी। उस वक्त के हर बड़े बैनर के साथ उन्होंने काम किया। CID, तुम सा नहीं देखा, चलती का नाम गाड़ी उनकी 50 के दशक की हिट फिल्मों में से थी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। इसके बाद उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आई फिल्म दोस्ती। फिल्म में रफी साहब का गाया गाना चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे बहुत हिट हुआ। 1970 के दशक में बदलते दौर के साथ मजरूह साहब के गानों में नई रेंज देखने को मिली। कारवां के गाने इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। इस समय उनकी जोड़ी पंचम दा के साथ खूब जमी और उन्होंने काफी हिट गाने बनाए। नासिर हुसैन की फिल्मों में मजरूह की कलम खूब चली। नए उभरते संगीतकारों में उन्होंने जतिन ललित, अनु मलिक और AR रहमान के साथ काम किया। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। 24 मई सन 2000 को उनकी मृत्यु हो गई। मजरूह साहब की कलम भी तभी रुकी जब उनकी सांसें रुकी, लेकिन उनके शब्द हमेशा बॉलीवुड के गोल्डन एरा में धड़कते रहेंगे। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। अब बात ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हमेशा समाज के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने इंग्लिश, आयरिश और इंडियन लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और आजादी की मांग की। समाजवादी लोगों के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं एनी बेसेंट की। एनी का जन्म 1847 में लंदन में आज ही के दिन हुआ था। वो शुरू से ही अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहीं और एक स्वतंत्र महिला बनने की प्रेरणा उन्होंने अपनी माँ से ली। पढ़ाई के बाद एनी ने यूरोप घूमा, जिससे उन्हें काफी अच्छा अनुभव हुआ। 20 साल की उम्र में उन्होंने फ्रैंक बेसेंट से शादी कर ली। इसी दौरान उनका झुकाव राजनीति की ओर होने लगा, साथ ही वो लिखने भी लगी। एक शादीशुदा महिला होने के चलते उनका अपनी कविताओं पर अधिकार नहीं था। एनी के पति उनकी सारी कमाई खुद ही रख लेते। जल्द ही ये शादी टूट गई। राजनीति में दिलचस्पी लेने वाली एनी किसानों और मजदूरों की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उनकी सोच समाजवादी बन गई थी। समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने जम के आवाज उठाई। महिलाओं की आजादी और इंग्लैंड में चर्च के रवैये पर उन्होंने खूब लिखा और उनके विचारों का लोगों ने स्वागत किया। इससे प्रेरित होकर वो द नेशनल रिफॉर्मर में रेगुलर कॉलम लिखने लगी। अपनी लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया और पब्लिक स्पीच देने लगी। उन्होंने इंग्लैंड में घूम घूम कर लोगों में जागरूकता बढ़ाई। 1877 में उन्होंने चार्ल्स ब्रैडलॉ के साथ एक किताब प्रकाशित की। ये बर्थ कंट्रोल के ऊपर थी। किताब काफी विवादों में रही और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकरण से मुक्ति पाने के बाद उन्होंने फाबियान सोसाइटी ज्वाइन कर ली, जो एक समाजवादी ग्रुप था। फिर वो लगातार इस ग्रुप के लिए लिखती रहीं। इस वक्त बेरोजगारी इंग्लैंड में बड़ी समस्या बनी हुई थी। इसी के विरोध में रविवार 13 नवंबर 1887 को प्रदर्शन हुआ।
जिसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसा हुई। एनी बेसेंट को इसके लिए क्रेडिट भी दिया जाता है और ब्लेम भी किया जाता है। In Victorian England, she was known as Red Annie. I mean, she was there on the barricades. She was passionate for the rights of women. She was passionate about labor conditions. She was passionate about child labor. बाद में एनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर भी बनी और इस दौरान उन्होंने कई ब्रिटिश उपनिवेशों की यात्राएं भी की। 1898 में वो इंडिया आई और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। 1907 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई, जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स मद्रास में था। भारत में रहते हुए उन्होंने भारत को समझा और यहाँ भी अपनी जंग जारी रखी। Her deepest convictions related to making a difference in the world. She felt that it was her highest calling to be of service to humanity. She always was someone who carved her own course and very much created her own destiny. Her sense of compassion was strong. 1914 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूल लीग की मुहिम शुरू की। एक पहाड़ी जगह पर लाल और हरे रंग का झंडा फहराने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए वो अपनी मृत्यु तक प्रयास करती रहीं। उनकी मृत्यु 1933 में हुई। एनी बेसेंट ने जीवन भर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, चाहे वो बेरोजगारी और कारखानों में हो रहे अन्याय के खिलाफ हो या ब्रिटेन से आयरिश और भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग। वो हमेशा आगे रहीं। वो लाखों लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेंगी। हमारी ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, अब हमारे चलने का समय हो गया है। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।